अच्छा, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा मैं बोलने वाला था। ये जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं कि साहब जातिगत जनगणना हम सत्ता में आ जाएंगे तो करवा, क्या लगता है जनता को होनी चाहिए? नहीं, एक सवाल, मतलब कुछ लोग जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जातिवाद की जो बात होती है, जातिगत जनगणना की बात होती है, वो सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि धर्म के नाम पे एकजुट हो रहे हिंदुओं को तोड़ा जा सके। कितनी क्या सच्चाई है? वो ये कह रहे हैं कि SC ST OBC की जो संख्या है वो तकरीबन जो है 80% के आसपास है भारत के अंदर, और उनको आरक्षण जो है वो तकरीबन 50% ही है। तो आरक्षण की जो लिमिट है वो 80% करना चाहते हैं। मेरे को एक बात, उनका स्टेटमेंट ये था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इतना धन है कि अगर वो चाहे ना तो जिंदगी खबर खाएगा। देश के सारे चोर एक साथ भी हो जाए ना तो मोदी को नहीं हरा सकते। क्योंकि देश जब मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, चोरों के साथ उनका परिवार खड़ा है। वो परिवारवादी पार्टी है। जब तक मोदी है वो परिवारवादी पार्टी है। ये बीजेपी एक ऐसी है कि इसमें से कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसी पार्टी है, इसमें क्यों कोई निष्पक्ष नहीं है कि भाई किसी के प्रति ये हो कि भाई इसी को कैंडिडेट बनाना है। कोई कार्यकर्ता लग रहा है इसी योग्य है तो वो इसी योग्य है। ये बात निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। जो भजनलाल जी और जो 3 मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, जिनको चाहे कांग्रेस कितना ही बोल ले पर्चे मुख्यमंत्री, लेकिन हकीकत के अंदर ये है कि जनता के अंदर एक मैसेज तो गया है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल दरी बिछाने वाला व्यक्ति भी है, वो बड़े पद पे पहुंच सकता है। ये मैसेज तो गया है। एक आप ये देख सकते हो, जो आदिवासी है जो अपना राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये नॉर्मल आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक छोटी सी बात, जो देश हित के लिए काम करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, एक बात बताइए अभी और मैं आपसे, मोदी सरकार के ऐसे 3 कौन से काम आपको लगते हैं जो सबसे बेस्ट रहे हैं कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है जिनका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है? धारा 370, राम मंदिर, और ये एक सीए सबसे बड़ा, और अभी आ रहा है UCC जो आज तक UCC आ जाएगा क्या? बिल्कुल 100% पहला मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। एक बात और बता दूं, खुले मंच पर अगले 5 साल के अंदर आपका POK और एक्साइज चीन भारत के अंदर होगा। ये मोदी है ना जो हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएगा पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि नाम मशहूर होगा मोदी का। जब तक मोदी है जब तक हिंदुस्तान है। मोदी बगैर कुछ भी नहीं है। मोदी है, मोदी हम तो दुआ करते हैं वो 100 साल से ज्यादा जिए, जिंदगी भर वही है प्रधानमंत्री। सीकर जिले में इस बार जो लोकसभा की सीट है 5 लाख के मार्जिन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतिहास बनाया जाएगा इस बार राजस्थान में सीकर जिले का। यहाँ पर जो एक कांग्रेस का आतंक था, वो आतंक तो बाबा जी के नाम से पहले ही मैदान छोड़ के बाहर चला गया। कामरेड के गले के अंदर अपने जूतों की माला डाल दी, और वो जूते जो कामरेड चुनाव हारेगा वो गोविंद डोटासरा को पड़ेंगे, क्योंकि गोविंद डोटासरा यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष है, और उसने मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ करके जिस तरह से उसने अपनी पीठ दिखाई और कायरता दिखाई, हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि हमारा मुकाबला गोविंद सिंह डोटासरा से हो। हमने उस आदमी को ललकारा था, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गया, और वो कामरेड के गले में, कामरेड मतलब देश की विकसित में बाधा, कामरेड मतलब पूंजीपति जो अपने देश को चलाते हैं, जो फैक्ट्रियां कल कारखाने चला दिए, उन लोगों की दुश्मन। अरे उन लोगों को वोट पब्लिक दे देगी। बहुत बड़ी भूल कर गई है कांग्रेस, जिसका जवाब ये जनता उसको देगी। 5 लाख के ऊपर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये तो अमित शाह जी का कार्यक्रम बहुत एक शॉर्ट टाइम में बना था। परसों ही हम सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी। अगर ये रोड शो का कार्यक्रम अगर 5 दिन या पहले या 1 हफ्ते पहले होता तो शायद तिल डालने की सीकर में जगह नहीं मिलती। आज जो ये हुजूम दिख रहा है ना, ये हुजूम तो सिर्फ शॉर्ट नोटिस के अंदर यहाँ पहुंचा है, लेकिन जिस दिन 4 जून को गिनती होगी और कमल खिलेगा, उस दिन जिस तरह का जुलूस सीकर जिले में निकलेगा वो ऐतिहासिक होगा। बाबा जी की जीत का जश्न हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कि अभी जो ये रोड शो आज हुआ है, क्या लगता है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसको राजनीतिक हलकों में भी सीकर के अंदर पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी बीजेपी की, इसलिए यहाँ पे रोड शो वगैरह का आयोजन किया गया। नहीं, देखो सच्चाई क्या है? आजकल का वोटर बहुत समझदार है। जैसे बाबा जी ने अभी साबित कर दिया कि नाम अमरा राम का है लेकिन दिन में मोदी है, तो वही सारा यहाँ की जनता के अंदर भी है।
और जैसे देखा जाए तो पिछले 2 कार्यकाल में बाबा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। अब आप देखो रेलवे स्टेशन पर आधे पौन घंटे बाद ट्रेन है, आप बस का वेट करते हो उतना ही वेट में आपकी ट्रेन आ जाती है। बाबा जी ने सारे राजमार्ग देखो अपने, अभी अपने सालासर से जीण माता और खाटू श्याम जी कॉरिडोर का पास करवा चुके हैं। ट्रेन गिर रही है, कॉरिडोर गिर रहा है, मेडिकल कॉलेज आ गई, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बन रही है, और शिक्षा नगरी तो वैसे अपना शहर है। तो विपक्षी तो ये कहते हैं कि साहब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके तो ये जीत रही है। लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है कि नहीं। यथार्थ में देखा जाए धरातल पर आज तक के जितने सांसद हुए उन सब का मिलाकर बाबा जी ने 2 कार्यकाल में कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्यकाल किया। कार्यकाल ठीक था। हाँ, आप कांग्रेसी से भी पूछोगे तो बाबा जी के कार्यकाल को तो गिनाएगा कि ये कार्य किया, और धरातल पे आपको भी दिख रहा है सर। कांग्रेस को मिला नहीं ना, नहीं पूछ लेते। खत्म ही हो गए, मिलेंगे कहाँ से? अरे कोई है तो बोल दो। अभी तो फिर मत बोलना आपने। बताओ बीजेपी मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। कांग्रेस को बिलोंग करते पहले कांग्रेस को दिया था वोट, लेकिन अभी हम सिर्फ बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। कारण ये गठबंधन करके एक आदमी को हराना चाहते हैं, उसके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। जीता जी वही ऋषि मोदी के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि वो देश चलाना है तो मोदी है। मोदी ओनली फॉर मोदी। वोट बाबा जी को, मोदी जी को। बाबा जी को और मोदी जी को दोनों को ही वोट बाबा जी को। हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है, अगर मोदी जी को लाना है तो बाबा जी को देना ही पड़ेगा। एक बात बताइए हाँ जी। सर, सांसद के बिना है ना पीएम मतलब प्रधानमंत्री कैसे आ सकता, आप ये बताइए। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सही है। ये बात मैंने भी बाबा जी को भी कही थी। कैसे ये आ बात सकता है, ये मेरा बताइए नहीं, मैं आप। आपको बता रहा हूँ उसका रीजन। जो मेरे सवाल है उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जैसे पिछले 2 चुनावों के अंदर लोग ये दावा करते हैं कि साहब चाहे किसी को खड़ा कर दो जीत जाएगा, क्योंकि वोटिंग जो है वो मोदी जी के नाम पे हो रही है। बिल्कुल वो उन्हीं के नाम पे हो रही तो है। बस ये जो सवाल था मेरा वो इसी वजह से था कि लोग किसे ज्यादा देख रहे हैं, सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री पद को देख रहे हैं या स्थानीय स्तर पे सांसद के पद को देख रहे हैं। सांसद कई बार क्या होता है ना प्रधानमंत्री कि को देख रहे हैं। हमारे क्या है परिवार में काका ताऊ के लड़के से लड़ाई हो जाती है कोई छोटी मोटी, लेकिन अगर मान लो किसी जगह पे अगर कोई पंगा फंस गया और दिक्कत आ गई तो मन में एक भावना तो आई जाती है कि यार है तो मेरा खून ही, भिड़ लेते वो हैं। चीज़ तो अगर स्थानीय स्तर पे नाराजगी भी हो तो भी वहां पे सेंटर में किसी व्यक्ति को देख के और सैक्रिफाइस करते हैं लोग। अभी देखो जी अमित शाह आए हैं, मोदी जी आए तो इनका भी दिल बदल जाएगा। ये सोचेंगे यार अब तो मोदी जी कर रहे हैं, दे दो अपना वोट, अब दे दो इनको। बात बताओ आप कि 2014 में मोदी जी आए थे, केवल अपने सांसद लेके आए थे, बाकी वो की वो नीचे जो अधिकारी है अपना रसोईया तक नहीं बदला। उसी मशीनरी से मोदी जी ने 5 साल वो कार्यकाल किया, 19 में फिर अपने ही सांसद लेके आए, उसने एक भी अधिकारी चेंज किया क्या? उसी से आज विश्व पटल पर पूरे देश को इतना स्वाभिमान के साथ खड़ा किया है कि आज विदेशों में जितने भी भारतीय रहते हैं गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज हमारे भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन युवाओं की भी नजर है ना अपने भारत पे कि भारत के अंदर जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे। ये हर युवा हर पीढ़ी जो हम मान लो प्रौढ़ हैं ये हैं सारे, क्योंकि सोच है ना अपनी है ना। इनका संदर्भ ये नहीं है, ये भी निष्पक्ष के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि पक्षपातपूर्ण होगा, ये भी आपकी साइड से बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? नहीं, अच्छा ये बताइए, मैं आपसे नहीं मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने निष्पक्षता की बात उठाई, अभी बहुत ज्यादा ये एक मुद्दा गरमाया हुआ है, छोटी सी सुर्खी छोड़ दी गई है कि साहब ईवीएम हैक। क्या सोचते हो आप, ईवीएम हैक होती है? नहीं देखो सर वो नहीं है, अगर वो ईवीएम में अगर हैक हो जाए तो फिर लगाई क्यों है? वो उसकी जांच नहीं होती क्या? वो मशीनें क्या जांच होके नहीं आती है? वो सारी कंप्लीट होती है, उसमें विपक्ष भी होता है, आप चेक कर लीजिए सर, सारी चीजें होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि चलो जी हमने उठाया बॉक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट जांच होने के जब बाद ये शब्द ऐसे आते हैं विपक्षियों की तरफ से, बड़े बड़े नेता जब बोल देते हैं, तब आम जनता क्या सोचती है? उनको उनके मन हुई थी ना तेलंगाना में हुई थी ना, तभी तो कांग्रेस आई, वो भी तो हैक हुई, सीधी सी बात है। कांग्रेस 70 साल से देश में राज कर चुकी थी तो वो हैकर को पकड़ती ना, पार्टियों से गठबंधन क्यों करती? वो करना के हैक करवाती ना फिर, क्योंकि मोदी से ज्यादा तो उनका तंत्र बड़ा अभी भी। वो हैकर पकड़ती ना विदेशों से, विदेशों में तो उनके बहुत दल बैठे हैं, वो लाओ ईवीएम हैक कराओ। आप ये बताओ, वो बोल रहे हैं उनके नेता कांग्रेस के कि ईवीएम हैक होती है, उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी, उनको वो अपने पार्टी की हार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपने पार्टी की हार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो वो देश की जिम्मेदारी क्या लेंगे ये बताओ आप?
उनको ईवीएम हैक एक बोल रहे हैं, उनको ये आना चाहिए आगे कि हमारी गलती है, हमारी नीतियों में कमी थी, हमारे से गलती हुई इतने साल में, तो हम नहीं आ रहे। वो ईवीएम पे दोष डाल देते हैं। ईवीएम आगे कह रहे हैं ऐसी चर्चा करके सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस। और क्या है, सेल्फ गोल ही है, सेल्फ गोल हो रहा है। सेल्फ गोल ही है। तभी तो यहाँ कांग्रेस ही नहीं बचा, सीट छोड़ दी। तभी तो सीट क्यों छोड़ी यहाँ से, इसीलिए छोड़ दी उन्होंने कि यहाँ पर कोई बचा ही नहीं है, उनके लड़ने वाला ही नहीं। कांग्रेस का कैडर खत्म हो गया, आप ये कह रहे हैं। अपने आप खत्म, पहले थोड़ा बहुत बचा था, उन्होंने कर दिया। तो अब क्या लग रहा है, जो बचे हुए जो XYZ जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो किसका साथ देने वाले हैं? अब वो तो गठबंधन से खुश है क्या? वो नहीं, गठबंधन से खुश नहीं है। वो बोलेंगे बचे ही नहीं है, अब तो स्वार्थी बचे हैं कांग्रेस में, वही जिनकी रोटियां सीखती है। बाकी कांग्रेस में सही आदमी तो बचा ही नहीं। सीधी सी बात एक ही है, अब तो वो या तो कोई पागल है या फिर किसी की रोटियां सीख रही है, वो है। बाकी कोई नहीं है कांग्रेस में। और बोलते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस को अपना आत्म आंकलन करना चाहिए। 60 साल में उसने किया क्या? जातिवाद, धर्मवाद, वो क्या बोलते हैं, ये तुष्टीकरणवाद, इसके अलावा किया क्या? थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा उन्होंने क्या करतूत की है, और अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आई उनके। अच्छा, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा मैं बोलने वाला था। ये जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं कि साहब जातिगत जनगणना हम सत्ता में आ जाएंगे तो करवा दे। क्या लगता है जनता को, होनी चाहिए नहीं? आप मेरे को ये बताओ कि 2026 में जब जनगणना होगी तो उसमें जाति भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, उस एक ही रजिस्टर में सारा काम हो जाएगा। तो फिर ये मुद्दा ही क्यों है? जनगणना होगी तो सबकी होगी, वो तो जाति भी होगी, ST SC भी होगी, हिंदू मुस्लिम की भी होगी, सभी होगा वो तो उसी में। 2000 क्या है, सब वो तो बांटने का तरीका है केवल, वो तो सभी हिंदुस्तान है, ऐसे जाति कौन सी हो गई देश में? एक सवाल, मतलब कुछ लोग जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जातिवाद की जो बात होती है, जातिगत जनगणना की बात होती है, वो सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि धर्म के नाम पे एकजुट हो रहे हिंदुओं को तोड़ा जा सके। कितनी क्या सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल ये सच्चाई है कि हिंदुओं को तोड़ना है, ऐसे उनको वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल जाति के नाम पे अलग अलग तोड़ के उनके टुकड़े कर दो। आप मेरे को एक बात बताइए, भारत जब आज़ाद हुआ है उसके बाद नया संविधान बन गया, और सबके लिए, किसी के लिए कोई स्पेशल है क्या? नहीं है ना। कोई ब्राह्मण के लिए, कोई राजपूत के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, सारे कानून एक जैसे हैं। तो फिर इनको जाति क्यों चाहिए? सब बराबर हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि SC ST OBC की जो संख्या है वो तकरीबन जो है 80% के आसपास है भारत के अंदर, और उनको आरक्षण जो है वो तकरीबन 50% ही है। तो आरक्षण की जो लिमिट है वो 80% करना चाहते हैं। मेरे को एक बात उनका स्टेटमेंट ये था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।